नमस्कार, आदाब। मैं सुशील द फील्ड के जरिए आज हम बात करेंगे कि अभी 3 राज्यों ने मदरसा के बारे में सर्वे का फैसला किया कि हम मदरसा का सर्वे करवाएंगे और 2022 में सितंबर से ये सर्वे शुरू हुआ और एक राज्य में सर्वे का काम पूरा हो गया है। उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उस सर्वे रिपोर्ट आ चुका है और सर्वे में पाया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे हैं, जिसमें 16,513 मदरसे सरकार के द्वारा मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा रिकॉग्नाइज है। 558 मदरसे ऐसे हैं सरकार पैसा डालती है या पैसा देती है, अपने तरफ से वित्तीय सहायता देती है नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ्स को, जैसा कि मदरसा की रिपोर्ट में आया है। और इसमें 8,500 जो मदरसे हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं है। टोटल 8,500 मदरसों के बारे में बताया गया है कि ये मदरसे रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी टोटल लगभग 25,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, जैसा कि सरकार ने बताया है और अलग अलग अखबारों में एक रिपोर्ट के जरिए आई है। इसमें सबसे ज़्यादा अनरिकॉग्नाइज मदरसा जो सरकार ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मुरादाबाद। मुरादाबाद में 550 मदरसे सरकार ने बताया कि रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन चल रहा है। दूसरे नंबर पे सिद्धार्थनगर में 525 मदरसे अनरिकॉग्नाइज है, सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ये पूरा सर्वे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हुआ। आपको बताते चलें कि इस जो रिकॉग्नाइज मदरसे हैं, सरकार ने जो जानकारी दी है उसमें बताया है कि 19 लाख स्टूडेंट हर साल इसमें इनरोल्ड होते हैं। लगभग अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 19 लाख स्टूडेंट्स उसमें इनरोल्ड हैं, जो रिकॉग्नाइज मदरसे हैं, जो जिनको सरकार ने स्वीकृत किया है। इसी में एक चीज़ का जिक्र करना चाहेंगे कि जस्टिस MSA सिद्दीकी जो नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में 2021 में बताया था कि गोंडा जिला में हमने पाया कि एक पंडित जी स्कूल चलाते हैं और वो मदरसे के नाम पे सरकार से ग्रांट लेते हैं। मतलब सरकार से मदरसे के नाम पे जो ग्रांट मिलता है वो एक पंडित जी अपने प्राइमरी स्कूल के लिए लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अनरिकॉग्नाइज मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। थोड़ा और भी इसके बारे में हम डिटेलिंग कर लें कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसे पर सर्वे का फैसला क्यों किया। इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो है NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। मतलब बच्चों के अधिकार को जो सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी जिस संस्थान को मिली है उसको NCPCR कहते हैं। उसके प्रेसिडेंट जो हैं, उसके चीफ जो हैं, हेड प्रियंक कानूनगो ने सरकार को बताया कि यहाँ के मदरसे में औरंगजेब के समय की सिलेबस पढ़ाई जाती है और दूसरी चीज़ है कि जो फंड आते हैं वो 50% फंड, मतलब उनकी रिपोर्ट ये है कि 10,000 करोड़ रुपया यूपी के मदरसों को फंड आता है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपये सीक्रेट तरीके से आते हैं। मतलब सरकार को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसी आधार पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया कि हम मदरसों का सर्वे करेंगे और पता करेंगे कि आखिर मदरसा चलता कैसे है। एक पूरी विषाद है। उत्तर प्रदेश में लगभग 5-6 मदरसों में हम घूमे। मदरसे का जो सिस्टम जो चलता है वो बिल्कुल कम्युनिटी वहाँ की चलाती है, वहाँ के लोग चलाते हैं। कोई बाहर का बड़ा फिनांस या बहुत बड़े पैसे आ रहे हैं ऐसा हमने नहीं पाया। दूसरी चीज़ है कि मदरसे के अंदर जहाँ तक सिलेबस की बात है, सिलेबस में बात चल रही है। सिलेबस हिंदी भी पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी भी। हमने जो 5-6 मदरसों को देखा और जो समझा, जो बच्चों से बात किया, टीचर से बात किया, वहाँ कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ रिलीजन पढ़ाया जा रहा है। वहाँ का टीचर जमातुल फलाह जैसे एक मदरसा का नाम मैं लेना चाहूँगा जो आजमगढ़ में है, बिलड़ियागंज में। वहाँ जाइए तो वहाँ टीचर्स बताते हैं, टीचर्स इतने क्वालिफाइड हैं कि वो BHU से हिंदी भी पढ़े हैं, जामिया से लॉ भी पढ़े हैं, पॉलिटिक्स भी पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस भी, बच्चों को संविधान भी पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से इंग्लिश की जानकारी दी जा रही है।
मतलब मीडिया स्टडीज का कोर्स वहाँ पे चल रहा है, नर्सिंग का कोर्स चल रहा है। तो हमने पाया कि जो चीज़ें कही जा रही है NCPCR के द्वारा, अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है प्रियंक कानूनगो जी, कि यहाँ पे औरंगजेब के समय से सिलेबस पढ़ाई जा रही है, ये बिल्कुल मुझे निराधार लगा, पहली बात। दूसरी चीज़ कि मदरसे का सिस्टम जो है फिनांस वो जक़ात से चलता है। मतलब लोग बाग जब ईद का रमज़ान के महीने में जब जक़ात निकालते हैं तो उस जक़ात से वो अपना चलाते हैं, और कुछ लोगों के डोनेशन भी आते होंगे, इंडिविजुअल डोनेशन, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डोनेशन सरकार ने लगभग बंद कर दिया है। कानूनगो साहब क्या कहते हैं? कानूनगो साहब कहते हैं कि इसलिए हम चाहते हैं कि मदरसों को का सर्वे हो, क्योंकि मदरसे में जो पढ़ रहे बच्चे 1,10,00,000 बच्चों को जो अब मॉडर्न शिक्षा है उससे जोड़ा जाए, उनका आधार कहना ये है। जबकि कानूनगो साहब को मालूम होना चाहिए कि इसी साल मतलब 2022 में ही सरकार ने फैसला लिया। पहला फैसला क्या लिया? SC ST को क्लास 1 से 8 तक जो स्कॉलरशिप सरकार देती थी उसको पहले नवंबर के महीने में बंद किया। दिसंबर में सरकार एक नया फैसला लेके आ गई कि मुस्लिम बच्चों को जो सच्चर कमीशन के आधार पे जो स्कॉलरशिप दिया जा रहा था, 1 से 8वीं क्लास के बच्चे को लगभग 1,000 रुपये सालाना मिलते थे, हर महीने का नहीं मिल रहा था। 9वीं से 10वीं तक के बच्चे को कोई 4500 रुपये सालाना मिलते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हॉस्टल का पैसा मिल रहा था। और इससे लाभान्वित कितने बच्चे हो रहे थे इस स्कॉलरशिप से? आपको मैं बताऊं कि 5 खुद मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के मंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट में बताया था कि 5,20,00,000 बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप के जरिए, एजुकेशन के जरिए मुख्यधारा में जोड़ रहे हैं। आपने उसको बंद कर दिया। अब आप कह रहे हो कि 1,10,00,000 बच्चों को हम मुख्यधारा में लाएंगे। दूसरी चीज़ आप देखिए, रिसर्च स्कॉलर थे जो MPhil कर रहे थे, PhD कर रहे थे, उनको भी 2009 में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे मौलाना आज़ाद फेलोशिप दिया गया ताकि वो नए नए सब्जेक्ट पे रिसर्च करें। और स्मृति ईरानी ने तो खुद बताया, वो अभी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के उनका जिम्मा उनके कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि लगभग 7,000 के आसपास स्टूडेंट हमारे यहाँ से मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप पा रहे हैं और वो रिसर्च कर रहे हैं, उनका भी हम पैसा बंद करेंगे। मतलब उनको जो फेलोशिप दिया जा रहा था वो भी बंद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए, NCPCR के जो अध्यक्ष हैं या प्रेसिडेंट हैं, चीफ हैं, वो क्या कहते हैं? मेरा मिशन है कि हम बच्चों को 1,10,00,000 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में ला के जोड़ें। एक तरफ तो पहले जो पैसे दे रहे थे शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए, उनको प्रोत्साहित कर रहे थे, वो पैसे आप विड्रॉ कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम मुख्यधारा में लाएंगे। मतलब साफ है, एजेंडा अलग है, बहुत क्लियर एजेंडा अलग है। अब एजेंडा क्या है उस पर हम आगे बात करेंगे। आपको ये भी बताते चले कि NCPCR के जो प्रेसिडेंट प्रियंक कानूनगो ने जो लॉजिक रखा और जिस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वे कराने का ऑर्डर किया और सर्वे हो भी गया, और ऐसा सर्वे हुआ जिसमें खुद जस्टिस MSA सिद्दीकी कह रहे हैं कि 2021 के आउटलुक के इंटरव्यू में कि हमने पाया कि गोंडा जिला में एक पंडित जी हैं, वो प्राइमरी स्कूल चला रहे हैं, लेकिन वो फंड मदरसे से ले रहे हैं, मदरसे के नाम पे आ रहा है। माइनॉरिटी अफेयर्स जो पैसा देती है वो फंड पंडित जी को जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और फंड ले जा रहा है और ना इस्लामोफोबिया का एक वातावरण तैयार फिर से किया जा रहा है मदरसों के नाम पे कि आप इतने अनरिकॉग्नाइज मतलब मदरसे चला रहे हो। मदरसे चल रहे होंगे और अनरिकॉग्नाइज, क्योंकि सरकार का अपना एक तरीका है। उस प्रक्रिया में आप जाएंगे तो बहुत लोग जाते ही नहीं है, क्योंकि उस प्रक्रिया में जाने का मतलब है कि एक डर भी है। जिस तरह से सिलेबस में बदलाव किए गए, सिलेबस में आप योगा जोड़ देते हो, वंदे मातरम जोड़ देते हो, और फिर कहते हो कि सूर्य नमस्कार जोड़ देते हो, फिर कहते हो हमारे मुस्लिम बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं आते हैं, तो वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी संस्कृति, उनका कल्चर जो है, उनका अपना रिलीजन जो है, जो संविधान ने उन्हें आज़ादी दी है आर्टिकल 25 में
कि आप अपने रिलीजन और संस्कृति को आप प्रैक्टिस करने के लिए आज़ाद हैं। कहीं वो इससे डरते हैं कि हमें कहीं उससे डिस्टर्ब तो नहीं किया जाएगा, तो मदरसे में चले आते हैं। अब मदरसे की भी मैं बात बता दूं कि पैसे की बात आई है कि एक तरफ तो सरकार के जो एनसीपीसीआर के प्रियंका कानूनगो है, वो क्या कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को मदरसे से निकाल के मुख्य शिक्षा में लाना, शिक्षा की मुख्य धारा में लाना, जहां औरंगजेब का सिलेबस चल रहा है। मतलब कभी बाबरी के नाम पे कोई और सिलेबस चला दो, इनके अपने अपने ऐसे सिलेबस होते हैं जहाँ कभी बाबर के नाम पे सिलेबस चलाते, कभी औरंगजेब के नाम पे कुछ कर रहे हैं। ये अपने सिलेबस को मदरसे के सिलेबस से जोड़ना चाहते हैं बस, ताकि एक पोलराइजेशन बना रहे, हिंदू मुसलमान के नाम पे एक पोलराइजेशन होता रहे। मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में 47 करोड़ रुपए उसको मदरसे को देने थे, ताकि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनको सैलरी मिले, उनको पैसे मिले। उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दिया और जो मदरसे चल रहे थे वो मदरसे बंद हो गया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि जो बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पे, उन बच्चों में लगभग 2016 की मैं बात बता रहा हूँ, 4,22,000 बच्चे मदरसे के अंदर इनरोल थे। 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे थे और 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे थे। उनकी संख्या 4,22,000 थी। वो घट के कितना हो गया? 3,30,000। मतलब 92,000 बच्चे जो है, 92,000 बच्चे, मतलब उनकी संख्या कम हो गई। 12वीं तक वो नहीं पहुंच पाए, 10वीं पास नहीं कर पाए। और एक तरफ सरकार कह रही है कि हम उनको मुख्य शिक्षा से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ोगे भाई? उत्तर प्रदेश सरकार ने 479 करोड़ रुपीज़ 2021-22 में मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए उसको देना था। पता नहीं अभी इस पे सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि मदरसा का कितना मॉडर्नाइजेशन हुआ है। बस मॉडर्नाइजेशन ये हुआ है कि जो पहले स्कॉलरशिप मिल रहा था उसको सरकार ने विड्रॉ कर दिया। मतलब आप कहो कि ये माइनस मॉडर्नाइजेशन है, कि जिस बच्चे को आप पुश कर रहे थे कि आप पढ़ाई करो, तालीम हासिल करो, मुख्यधारा में आओ, उसको 1,000 रुपये आप दे रहे थे 1 से 8वीं क्लास, उसको आपने पीछे लौटा दिया। ठीक, आगे चलते हैं। इन मदरसों में जाने वाले बच्चे जो हैं वो 90%, जो रिपोर्ट आई है, 90% अंडर प्रिविलेज फैमिली से जाते हैं, मतलब वंचित समुदाय से जाते हैं, जिनके पास कहीं पे कुछ नहीं है, जहाँ पे मतलब 10-10 किलोमीटर तक की स्कूल नहीं है। वहाँ उन घरों के बच्चे इन मदरसों में जा रहे हैं ताकि कुछ ज़िंदगी की बुनियादी बातों को समझे। ठीक है, अरबी में जानकारी दी जा रही है, पढ़ाई जा रही है, उर्दू में जानकारी दी, हिंदी में दी, लेकिन कुछ तो पढ़ें। जहाँ 10-10 किलोमीटर तक आप स्कूल नहीं खोल सकते हो, 5-5 किलोमीटर तक स्कूल नहीं है, स्कूल में इनरोलमेंट नहीं है, तो और सिलेबस के नाम पे आप एक एजेंडा सिलेबस चलाते हैं, वहाँ बच्चे क्या करेंगे? मदरसा में ही जाएंगे। आप उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कोई विश्वास बहाली का काम क्यों नहीं कर? सरकार को पहले की सरकारें करती थी। आपको मैं बताऊं, पहले की सरकारों को आप देखिएगा एक नज़र में, तो आपको बड़ी अच्छे से पता होगा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना था जिस समय बाबरी मस्जिद गिरी थी। उसके बाद तुरंत सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया था। 1992 कानून बनाया था पार्लियामेंट में, और उसके जरिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया था, जो 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, इसके बारे में तो अभी की जो सत्ता में पार्टी है बीजेपी, उसने तो बाकायदा 1996 में और 98 में अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की ज़रूरत नहीं है, इसको राष्ट्रीय मानवाधिकार में मिला देंगे। इनका मैनिफेस्टो था कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अल्पसंख्यक आयोग को हम हटाकर इसको सीधे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मिला देंगे। पहले की सरकारों ने किया है। 1993-94 में मदरसा को मॉडर्न बनाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए
उनको वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया और उसी के बैकग्राउंड में, उसी की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान कानून बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा। और ये भी कहा गया मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप इसको कानून को के अंदर अपना रिकॉग्निशन कराएं या नहीं कराएं, क्योंकि सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मुसलमान, और आज भी प्रॉब्लम है कि मुसलमानों के अंदर लोकतंत्र में सत्ता जैसे उनके साथ बिहेव की या सत्ता उनके साथ जैसे पेश आती है, उससे उनके अंदर कोई विश्वास दिखता नहीं है सरकारों के लिए। ये बड़ी साफ सी बात है। तो 2004 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान बना, वो संस्था बनाई गई पार्लियामेंट के कानून के द्वारा, जिसमें कहा, और उसके चेयरमैन बने जस्टिस एम.एस.ए. सिद्दीकी। उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया, एक कमेटी बनाई कि मदरसा को कैसे मॉडर्न बनाया जाए, अरबी फारसी में जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जो संस्थाएं चल रही हैं, उनको वित्तीय सहायता देकर और मुख्यधारा में लाने की कोशिश करी है। पहले की सभी सरकारों ने ऐसा किया है। पूरा सवाल इस पे आके टिकता है कि सर्वे क्यों, सर्वे का एजेंडा क्या है। मुस्लिम बच्चों को मदरसा के से निकाल कर या अच्छी तालीम देना होता तो आप कोई कमेटी बना लेते, सिलेबस कमेटी बना लेते, वो मदरसा को दे देते बनाकर कि आप ऐसे सिलेबस को मॉडर्नाइज करो। आप इनसे बात करते। आपने क्या किया, डेटा इकट्ठा करना चालू कर दिया मदरसों से कि इनके यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने एकड़ ज़मीन है, कौन कौन टीचर हैं, किस बैकग्राउंड से। आपको बच्चों के लिए काम करना था, आप काम क्या करने लगे, मदरसों पे ही सर्वे कर लो। मतलब मदरसे के अंदर क्या डेटा है उसको पहले इकट्ठा कर लो और उस डेटा के अनुसार हम कदम उठाएंगे। अब ये जो डेटा आया है, इस पर जाहिर सी बात है सरकार ने कहा, हम मतलब जहाँ से डेटा आया, मिनिस्टर ने कहा जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, जो सर्वे आया है, उसको हम राज्य सरकार को भेजेंगे। अब राज्य सरकार क्या करेगी इस पर, राज्य सरकार एक कमेटी बनाएगी। कमेटी फिर क्या करेगी, कमेटी सिफारिश करेगी कि ये जो मदरसे हैं इनमें बहुत सारी खामियां हैं, इन खामियों को दूर करने के लिए हम मदरसे को हम पैसे दे रहे हैं, पहले तो ये होगा प्रोसेस कि जो मदरसे को हम पैसे दे रहे हैं वहाँ हम अपने अधिकारी नियुक्त करेंगे और वो अधिकारी फिर टीचर्स की नियुक्ति करेगा। मतलब मदरसे के पास अपने शिक्षक, अपने स्टाफ जो नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ है उसको बहाली करने का, रिक्रूट करने का राइट छीन लिया जाएगा या सीज कर लिया जाएगा। और जो पदेन डीएम जो उस डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे उसको वहाँ का अध्यक्ष बना देंगे आप, ताकि वो मदरसे के अंदर का जो सिस्टम है वो एक सरकार के एजेंडे के अनुसार ऑपरेट करना चालू कर देगा। ये हुआ है, ये जो है ये प्रोसेस के लिए कुछ किया भी गया है। मैं तथ्यों के साथ आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। मैं आपको लेकर चलूँगा गुजरात। गुजरात से पहले मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र करूंगा। नरेंद्र मोदी 2018 के मार्च में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II आए थे। उनकी मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मदरसा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। गुजरात सरकार ने मार्च 31, 2021 को अपनी विधानसभा में एक बिल लाता है, सेकेंडरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2021। उस बिल के अंदर कहा जाता है कि माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूशन हैं जिनको हम फंड कर रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उस इंस्टीट्यूशन में जो टीचर्स की नियुक्ति होगी वो सरकार अपने तरीके से करेगी, अपने पैरामीटर से करेगी, सरकारी सेंट्रलाइज तरीके से करेगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहाँ अहमदाबाद में सेंट जेवियर स्कूल एक है, कार्मेल स्कूल है और कुछ मुस्लिम स्कूल्स हैं। ये लोग इकट्ठे होकर अभी हाई कोर्ट चले गए कि ये हमारे आर्टिकल 30 का उल्लंघन है, जो हम माइनॉरिटीज़ को भारत की संविधान ने
जो मूल अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट दिया है कि आपके पास आर्टिकल 30 के अंदर अपने इंस्टीट्यूशन, अपने इदारा कायम करने की आज़ादी है, और ताकि आपके वैल्यूज, आपकी संस्कृति सुरक्षित रहे, आप जैसे चाहें अपने बच्चे को पढ़ाएं। हाई कोर्ट में गुजरात सरकार ने एक एफिडेविट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 2001 या 2002 के आसपास कोई फैसला किया था, TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटका हाई कोर्ट का। उस फैसले में कहा था कि जो अल्पसंख्यक आबादी जो भी संस्था चलाती है वो मनमाना नहीं कर सकती, मनमाना उसमें सरकार को लगभग हस्तक्षेप करने का अधिकार है। लेकिन रीजनेबल रेगुलेशन करने का जो वर्ड यूज किया गया, रीजनेबल रेगुलेशन, मतलब उचित वजहों से हम कानून बना रहे हैं। कोर्ट ने ये नहीं बताया कि उचित वजह क्या होगी, कोर्ट ने ये सरकार को तय करना है कि उचित वजह क्या होगी। इससे क्या होगा आने वाले वक्त में कि सरकार अपने अधिकारी को मदरसे का अध्यक्ष बना देगा। वो अधिकारी मनमाने अपने तरीके से सरकार के जो पॉलिसी है वो पॉलिसी को वहाँ पे रेगुलेट करना चालू करेगा, लागू करवाना चालू करेगा। उससे नुकसान क्या होगा? माइनॉरिटी के जो अधिकार संविधान ने दिए हैं अल्पसंख्यकों को, आर्टिकल 30 और 29, इसको चैलेंज मिलने वाला है। मतलब क्या सरकार ये दोनों आर्टिकल, दोनों मौलिक अधिकार को हटाने के लिए इन मदरसों का सर्वे कर रही है? पहली बात है। दूसरा, एक हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान का राजनीतिक ध्रुवीकरण, इससे हमेशा होता रहा है, इससे कोई इनकार नहीं। जितने मदरसों का डेटा सरकार के पास आया है उसमें लगभग एक डेटा और भी आया है कि मदरसों के पास ज़मीन कितनी है। कहीं सरकार की नज़र मदरसों की ज़मीन पर तो नहीं है। 25,000 मदरसे हैं, अगर एवरेज 10 एकड़ भी आप एक मदरसे का मान लें तो लगभग कितना हो जाता है? तो 2,50,000 एकड़ ज़मीन मदरसों के पास है और सरकार की शायद नज़र वहाँ है। मदरसों को लेकर हम आपको एक सुझाव देना चाहते हैं। हमने 5-6 मदरसे देखे हैं और हमने बताया भी है मदरसों के बारे में, फील्ड पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मदरसों के पास ज़मीन है जिसका इस्तेमाल मदरसा नहीं कर पा रहा है। मदरसा उस ज़मीन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के तौर पे कर सकता है, पशुपालन के तौर पे कर सकता है, उससे आप इनकम भी अपना बढ़ा सकते हैं, रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, कल ही हमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बताया कि अभी प्रोफेसर्स की नियुक्ति के लिए हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि जो बच्चा स्क्रीनिंग के लिए आ रहा है वो उसका सर्टिफिकेट नाम मोहम्मद अदीब है, मान लीजिए उसका नाम मोहम्मद अदीब है, लेकिन उसने जब रिसर्च किया तो मोहम्मद अदीब और उस इंस्टीट्यूशन का नाम अपना सरनेम लिख लिया, सरनेम लगा दिया उस इंस्टीट्यूशन का। अब वो नाम सर्टिफिकेट में मोहम्मद अदीब है, लेकिन रिसर्च पेपर जो है उसमें मोहम्मद अदीब प्लस कोई और सरनेम आ गया। वो पाँच उसने रिसर्च किया था, वो पाँचों रिसर्च कैंसिल हो गया, उस बच्चे की स्क्रीनिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाई। तो मदरसा इस पे सोचे कि कैसे हम इसको हैंडल करें और जो हम नॉलेज और तालीम दे रहे हैं मदरसा के अंदर कि उसकी बाहर में कितनी खपत है, ये मदरसा को लेके मेरा सुझाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।